हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो है आपका ये जनरल वीडियो होने वाला है। जनरल वीडियो कहने का मतलब आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है VTU 21 स्कीम का, उसका हम पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जो आपका मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक जितना भी टॉपिक है हम सारा टॉपिक देखेंगे और कैसा कैसा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। आपका प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस है वो हम करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कुछ कंफर्म क्वेश्चन पे। कंफर्म क्वेश्चन कहने का ये मतलब नहीं है कि मुझे जो क्वेश्चन पहले से पता है और वो हम आपको बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप पास्ट 5 इयर्स का जो है क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। जो जो भी डेरिवेशन है आपके टेक्स्ट बुक में या फिर आपके सिलेबस में जो भी है, तो उनमें से कोई ना कोई एक डेरिवेशन कम से कम आना ही आना है। तो सबसे पहले अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो पांचों मॉड्यूल में से आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका डेरिवेशन वाला पार्ट जो है वो आपका सिर्फ मॉड्यूल 1 में है। तो मॉड्यूल 1 में अगर हम बात करें तो मॉड्यूल 1 में आपको पता है टोटल 3 डेरिवेशन है और तीनों डेरिवेशन इवन आपके मॉडल पेपर में भी पूछा गया है। तो उन 3 डेरिवेशन में तो कम से कम चांस रखे एक डेरिवेशन तो आना ही है। तो वो 3 डेरिवेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहला डेरिवेशन आपका था tan phi इक्वल टू r d थीटा बाई डी आर। तो ये आपका क्या था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन, हम वीडियो बनाए हुए इस पे आप जाके देख सकते हैं। दूसरा डेरिवेशन था आपका पोल से जो है आप टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ में रिलेशन फाइंड करना। कहने का मतलब है ये प्रूफ करने के लिए आपको दिया गया था 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर टू द पावर 4 डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका ऐसा भी जो है आपका एग्जाम में जो है आ चुका है पहले भी, और इवन आपके जो है मॉडल पेपर में भी ऐसा दिया गया है। तो एक ये तो हो गया, ये आपका दूसरा डेरिवेशन हो गया। और तीसरा डेरिवेशन जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन कर्व। तो वो आपका क्या था, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय y2। तो देखिए, ये जो है आपका ये 3 डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया। अब डेरिवेशन वाला पार्ट तो है, इसके अलावा जो है प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं अब हम वो देखते हैं। तो देखिए, जब आपको ये एंगल, ये आपको क्या था, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो अब इसमें प्रॉब्लम अलग अलग तरह का जो होता है, उसमें से आपका एक क्वेश्चन तो हो गया आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स। इधर हम लिखने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो इस पे जो है आपका और पहले हम आपको एक बात और क्लियर कर दें कि आपके सिलेबस में जितना भी टॉपिक हुआ है, एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन सेट करने जा रहा है आपका, उसको सारा टॉपिक कवर करना है। तो इसीलिए वो हर एक क्वेश्चन अलग अलग बनाएगा जब तक कि आपका सारा टॉपिक कवर ना हो जाए। इसीलिए ये मत समझिएगा कि अगर 1A में अगर आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स आ रहा है तो 1 का क्वेश्चन नंबर बी में भी जो है आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स ही आएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसको सारा टॉपिक कवर करना है। तो इसलिए वो जो है हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिनिमम तो आना ही है। तो देखिए, पहला तो हो गया आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो अब एंगल बिटवीन टू कर्व्स कैसे फाइंड करते थे, आपको याद होगा हम क्या करते थे, मॉड φ1 माइनस φ2 या फिर मॉड ऑफ φ2 माइनस φ1 निकालते थे। मॉड क्यों लेते थे, क्योंकि एंगल बिटवीन टू कर्व्स आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। और इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या था आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करते थे, दो कर्व आपका दिया हुआ रहता था, दोनों कर्व के पहले सबसे पहले हम क्या करते थे, लॉग लेते थे। लॉग लेने का भी आपका एक स्पेसिफिक रीजन था। क्यों, क्योंकि जब आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो आपको लॉग आर का डिफरेंशिएशन 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा मिल जाता है। और 1 बाय आर डी आर बाई डी थीटा को आप कॉट फाई लिख सकते हैं। फिर कॉट फाई और ऐसे कर्व 1 के लिए करते हैं, और फिर सिमिलरली कॉट फाई कर्व 2 के लिए फाइंड करते हैं। फिर हम φ1 और φ2 कंसीडर करते हैं और फिर कुछ रिलेशन फाइंड करते हैं। कहने का मतलब है कॉट फाई इक्वल टू समथिंग आ रहा होता है, तो वहां से फाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। और फिर दोनों φ1 और φ2 का वैल्यू सिमिलर तरीके से फाइंड करने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से हम एंगल बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करते हैं। अब देखिए, एंगल बिटवीन टू कर्व्स में भी एक स्पेशल केस होता है जहां पे आपको प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा, प्रूफ दैट टू डिफरेंट कर्व्स और कर्व्स का इक्वेशन कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो इसका कहने का मतलब यही है कि आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स इक्वल टू 90 डिग्री वैल्यू लाना है। बस वही सिंपल वही तरीका रहेगा। बाद में जो आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू लाइएगा इसका, वो आपका π/2 या फिर 90 डिग्री आ रहा होगा। तो यही है आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स में ऐसा प्रूफ करने के लिए आ सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका था आई थिंक पैरेलल इक्वेशन। तो पैरेलल इक्वेशन आपको पता है सॉल्व करने का तरीका, P इक्वल टू आर साइन फाई। तो यहां से जो है आपको पैरेलल इक्वेशन जो है आपको क्या पता है, रिलेशन आपको फाइंड करना है P और R में, और आपको जो बाकी सब जो भी है आपका बाकी सब वेरिएबल जो है उसको एलिमिनेट करना है।
फाई आपको कैसे मिलेगा, आपको पता है इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उसको फिर वही डिफरेंशिएट कीजिए, फिर p इक्वल टू आर साइन फाई से आपको जो है रिलेशन फाइंड करना होगा p और r के टर्म्स में। तो इससे भी आपका रख लीजिए कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा, यानी पेडल इक्वेशन से आपका ये हो गया पेडल इक्वेशन से। अब देखिए उसके बाद जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि जो है आपका वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। नॉर्मली होता है क्या ऐसे क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करने में, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखते हैं होल टू द पावर 3/2 है, बहुत बच्चे सिंप्लीफिकेशन करने में गलती कर देते हैं। तो आपका जो है इसमें जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम आता है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द गिवन कर्व। बहुत ही सिंपल होता है, आपको y1 फाइंड करना होता है, y2 फाइंड करना है, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और फाइंड कर दीजिए। ये था आपका कार्टेशियन कर्व के लिए। इवन जो एग्जाम में आपका पोलर कर्व के लिए भी आ सकता है। तो पोलर कर्व के केस में आपका कैसा होगा, तो ये कार्टेशियन कर्व के लिए था। तो जब आपका r और थीटा के फॉर्म में रहेगा तो उस केस में आपका होता है r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2। तो यहाँ पे आपको पता है r1 का मतलब dr बाई डी थीटा, सिमिलरली r2 का मतलब d2r बाई डी थीटा स्क्वायर। तो आपका जो है जब r थीटा वाला फॉर्म का कर्व रहेगा उस समय आपको ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना है, और जब आपका जो है कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए कभी कभी क्या होगा कि आपको पॉइंट भी दे दिया जाएगा कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट दिस। तो उस समय पे आपको उस पॉइंट कहने का मतलब की है x, y, तो कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा यानी उसका x और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो इसमें जहां जहां पे x आ रहा होगा वहां पे आपको वो वैल्यू रखना है जो क्वेश्चन में होगा दिया हुआ, और जहां पे y होगा तो वहां पे भी वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और आपको वो वैल्यू से जो है फिर आगे की तरफ बढ़ना है और फाइंड करना है, और आपको सिंप्लीफाई करना है। ये नहीं कि आप बीच में जाके छोड़ दिए। और हम तो ये प्रीफर करेंगे कि आप जो है हमेशा वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जहां पे आपको प्रूफ डेट करने के लिए दिया गया है। कहने का मतलब आपके पास और वाला क्वेश्चंस रहता है, और अगर आप सारा टॉपिक पढ़ के जा रहे हैं तो जिसमें भी जैसे मान लेते हैं 1 और 2 आपका मॉड्यूल 1 से ही रहेगा, तो 1 और 2 में जहां पे भी आपका प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है या फिर जिस वाले पार्ट में आपका डेरिवेशन है उस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि प्रूफ डेट करके आपको क्या रिजल्ट लाना है, यानी आपको आंसर ऑलरेडी पता है। तो इस वजह से अगर आप वैसे क्वेश्चन को करेंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि आपको आंसर पता होता है तो आपका सही होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और देखिए बहुत लोग जो है बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिकल सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका जो डेरिवेशन है हम बता चुके वो तो आपका आना ही आना है। और बात करें अगर हम प्रॉब्लम्स का, तो प्रॉब्लम सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या होता है कि आप जो है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें। इवन जो आपका टेक्स्ट बुक आप जो भी पढ़ते हैं उसमें आपका कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, जिसके क्वेश्चन के राइट साइड में जो है आपका लिखा रहता है कि ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में कौन से ईयर में आया है। तो वैसे क्वेश्चंस को आप जरूर करके जाइए, और आप कम से कम हर एक टॉपिक पे 4 to 5 प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाइए। ये नहीं कि बार बार देख के बना लिया, ऐसा नहीं। और जब आपको बाद में सारा टॉपिक जब आपका पढ़ा हो जाए तो आप खुद को जज करने के लिए, बहुत बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि 3 घंटा जो है आपका 3 आवर आपका इनफ टाइम है कि नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम है। इतने दिन में आप कम से कम एक बार पूरा पेपर सॉल्व करके और आप 2 से 3 बार आराम से रिवाइज कर सकते हैं। इस 3 घंटे में इतना पर्याप्त टाइम रहता है आपके पास। तो आपको जो है बहुत ही नॉर्मली आप खुद भी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका पेपर है तो आपका मॉडल पेपर दिया गया एज ए रेफरेंस, उसको लीजिए और आप एक बार बैठिए और आप देखिए एक बार सॉल्व करके कि आपको 5 कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, और 5 कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए कि आप 3 घंटे से पहले कर पा रहे हैं कि नहीं। तो वैसे आप खुद भी जज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका, ये कंप्लीट हो गया आपका मॉड्यूल 1। अब मॉड्यूल 2 देखते हैं। तो देखिए मॉड्यूल 2 देखने से पहले अभी हम आपको एक रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताए थे आपका, हम पोलर कर्व के लिए। पोलर कर्व कहने का मतलब है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा के फॉर्म में जो आपका कर्व दिया हुआ ये पोलर कर्व के फॉर्म में रहता है। तो इसके लिए आप लोग जो है हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला बताए थे वो आप ठीक कर लीजिएगा। वो होता है आपका रो इक्वल टू r स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 बाय r स्क्वायर प्लस 2r1 स्क्वायर माइनस r2। तो यहाँ पे मेरा 2 जो है यहाँ से गलती से छूट गया था, तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तो यही आपका फॉर्मूला, और आपको फॉर्मूला याद रखना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको फॉर्मूला अगर आपसे गलत हुआ तो फिर आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा और आपका मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो अब हम मॉड्यूल 2 देखेंगे।
तो अब हम मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, क्या आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहता है वो हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 2। तो आप सब लोगों को पता है कि मॉड्यूल 2 का पहला टॉपिक आपका क्या है, आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन और मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। तो उससे जो है आपका कम से कम एक प्रॉब्लम तो आना ही है। तो उसमें जो आपका जो मेन बात है वो क्या है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और फिर जो जो वैल्यू आपको चाहिए होता है उसको आपको फाइंड करके जो फॉर्मूला है उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो फॉर्मूला आप सब लोगों को पता ही होगा। तो ये टेलर सीरीज का फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए इंटू एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश का मतलब यही है यहाँ पे, एफ डैश का मतलब या फिर इसको y1 कहिए या फिर dy बाई dx कहिए, सबका मतलब सेम ही है। तो ये हो गया आपका प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए और प्लस एक्स माइनस ए होल टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू f4 ऑफ a। तो देखिए इसका मतलब जो है आपको हम ऐसा इसलिए लिखें और ये सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप सब देख रहे होंगे कि हम 4 टर्म तक लिखे। 4 टर्म कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर था आपका वो हम 4 तक कंसीडर किए हैं। यहाँ तक कि आप कोई भी क्वेश्चन में देखिएगा तो मिनिमम अगर आपका दिया हुआ नहीं रहे कि आपको अगर टेलर सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करना है और क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहे कि कितने टर्म तक आपको जाना है, तो आपको मिनिमम यानी आपको यहाँ तक तो जाना ही है। कहने का मतलब 4th पावर ऑफ x तक आपको जाना ही है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे और आपका क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि अप टू व्हाट टर्म्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, तो आपको पता है कि आपको कहां तक जाना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, कर्व दिया हुआ रहेगा, कर्व बोले तो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपका। इसको जो है बहुत लोग y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं, तो ऐसे इसको y ऑफ ए फिर x माइनस ए इंटू वाई डैश ऑफ ए, आपको घबराना नहीं है, फॉर्मूला सेम ही रहता है। तो ये हो गया आपका ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो ये था आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन। कर्व दिया हुआ रहेगा, पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू a के अबाउट हम लिखे हैं तो वहां पे x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू दे देगा 1 2। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये याद रहना चाहिए और आपका जो है ये फाइंड करना पड़ेगा आपको dy बाई dx फिर d2y बाई dx स्क्वायर फाइंड करके हर एक में उस पॉइंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। इसके बाद देखिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन का एक स्पेशल केस आपका होता है मैक्लॉरिन सीरीज। तो मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन का हम बात करें तो आपको अलग से कोई फॉर्मूला यहाँ पे याद करने का जरूरत नहीं है, आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। मैक्लॉरिन सीरीज जो है आपका वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन का ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस बोले तो जैसे आपका ये x इक्वल टू a के अबाउट था, तो यहाँ पे x इक्वल टू a के जगह पे वैल्यू आप 0 कर दीजिए। तो जहां जहां पे a था वहां पे बस आपको 0 सब्स्टिट्यूट करना है और फिर जो आपका जो है ये बन के आ रहा होगा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के थ्रू आप लोग भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 0 होगा तो ये f ऑफ 0 x इंटू एफ डैश ऑफ 0, मतलब ये x माइनस 0 होल स्क्वायर था तो सिंपली x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल रह जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका ये जो है टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज, इससे कंबाइंड आप समझ के चलिए कि कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही है। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। तो देखिए सेकंड टॉपिक जो है आपका मॉड्यूल 2 में वो आपका क्या है, आपको लिमिट फाइंड करना किसी भी फंक्शन का। तो लिमिट पे बेस्ड जो है, अब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स पता है तो सबसे बेसिक चीज जो है आपका जो आपको पता रहना ही चाहिए वो क्या है, आपका सबसे बेसिक बात वो ये है कि कोई फॉर्मूला आपको याद हो या ना हो, लेकिन आपको ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। कहने का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x। तो देखिए जब भी आपका जो है ये मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि आप इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको याद नहीं भी है तो आप एक्चुअली इसको भी आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम कम है और वहां पे भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करके देखिएगा और फिर आप एल हॉस्पिटल रूल से आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक जो है कम से कम तो ये दो फॉर्मूला आपको पता रहना ही चाहिए। और उसके बाद आपको पहले तो एल हॉस्पिटल रूल आपको पता रहना चाहिए। वो क्या होता है, तो वो आपको पता है कि सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो आपको चेक करना है कि कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो आपको चेक करना है, तो
जब भी आपका 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म में रहे तो आपको पता है कि वहां पे आपको क्या करना है, एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई करना है। और आपको पता है एल ऑर्बिटल रूल क्या होता है, न्यूमरेटर को भी आपको डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को भी आपको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद फिर से जो भी आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 था, जैसे फिर से वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। अगर आपका फाइनाइट क्वांटिटी आ जा रहा है तो ठीक, अगर आपका फाइनाइट क्वांटिटी नहीं, या फिर से आपका वो 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में ही है, तो फिर से आपको एल ऑर्बिटल रूल ही लगाना है। हम बहुत सारा प्रॉब्लम भी करवाए आपका जो मॉडल पेपर से रिलेटेड था, तो आप वो सब वीडियो जाके देख सकते हैं और आप अपने टेक्स्ट बुक से भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए आपका लिमिट में जो है, आप मान के चलिए कि आपका जो है बहुत ही सिंपल, कहने का मतलब है कि आप जो डायरेक्ट सोचिएगा कि आपका 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म पे प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो सिंपली वो नहीं दे देगा कि एक ही स्टेप में बन जाए। अगर 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म का रहेगा भी तो थोड़ा आपका 3-4 स्टेप में जाके बनने वाला होगा। तो मेनली जो क्वेश्चन इसमें भी आता है आपका, वो आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो वो क्वेश्चन आपका होता है जो आपका जितना भी पावर वाला फॉर्म वाला जितना भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, कहने का मतलब है 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया या फिर इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। तो जितना भी आपका ऐसे करके 3-4 होता है आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपका पावर वाला फॉर्म में, तो आपका वैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आपको पावर वाला फॉर्म, जब भी आपको कोई भी पावर वाला फॉर्म रहे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से कोई भी पावर वाला फॉर्म रहे, तो आपको एक ही चीज करना है, सबसे पहले आपको दोनों तरफ लॉग लगाना है। लॉग अप्लाई करने के बाद आपका क्या होगा, जब आप लॉग दोनों तरफ लगाइएगा तो उसके बाद आप जब उसको रिड्यूस कीजिएगा तो फिर आप उसको 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में इजीली आप उसको रिड्यूस कर पा रहे होंगे। और जब आप इसको कैसे रिड्यूस करते हैं, हम आपको प्रॉब्लम करवाएं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जब आप इसमें रिड्यूस कर दीजिएगा उसके बाद आपको पता है कि आपको क्या करना है, एल ऑर्बिटल रूल अप्लाई करना है और आप बहुत ही इजीली आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं लिमिट का। तो कब करना है, जब भी आपका पावर फॉर्म वाला रहेगा तो लॉग लेना है। अब देखिए लॉग के केस में भी आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला है वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जैसे log of m into n equal to log m plus log n. Similarly, log of m by n equal to log m minus log n, ये हो गया। और आपको एक और फॉर्मूला पता होगा कि जैसे log of anything, मान लेते हैं log x इक्वल टू, जैसे लिमिट में जब आप log कंसीडर कीजिएगा तो आपको पता है log l रहता है आपका, log l इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी अब आपका आ चुका है। तो देखिए आपको l का वैल्यू फाइंड करना था, तो log का बेस बाय डिफॉल्ट e होता है, तो यहां से आपका l इक्वल टू e टू द पावर, और ये जो क्वांटिटी था वो आपका हो जाएगा। तो ये इतना फॉर्मूला तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका लिमिट पे बेस्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो मॉड्यूल 2 में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव, आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव मतलब हम कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी फंक्शन का, वो आपको पता है। तो ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सिंपल जो है आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होगा। इसी पे जो है आपका बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, उस एप्लीकेशन बेस्ड भी बात करेंगे, आपका जो है उसका भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इसमें जो है आपका वो है आपका चेन रूल। तो चेन रूल पे भी हम आपको वीडियो बना चुके हैं, बताए थे आपको कि जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, u जो है x और y का फंक्शन रहेगा, फर्दर आपका x किस पे डिपेंड कर रहा होगा, r, s पे, और सिमिलरली y भी आपका डिपेंड कर रहा होगा r, s पे। अब देखिए अब आपको u को डिफरेंशिएट करना होगा r के रिस्पेक्ट में, या फिर u को पार्शियली करना होगा s के रिस्पेक्ट में। तो आपको चेन रूल से हम बताए थे, हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग प्रॉब्लम जाके देख सकते हैं कि कैसे हम सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे जब आपको डो u बाई डो r फाइंड करने देगा तो आपको क्या करना है, डो u बाई डो x इंटू डो x बाई डो r प्लस डो u बाई डो y इंटू डो y बाई डो r। तो इसी तरह से अगर ये x y z रहता तो सिमिलरली एक और टर्म आपका इंक्रीज होता, आप वीडियो देख सकते हैं उसका जा करके। इसी तरह से डो s के रिस्पेक्ट में जब आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो जहां पे आपका डो r था वो आपका जो है चेंज होके डो s हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चेन रूल पे बेस्ड प्रॉब्लम। अब इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद जो आता है आपका, इसके बाद है आपका टोटल डेरिवेटिव रूल पे।
तो देखिए टोटल डेरिवेटिव रूल पे जो है आपको हम प्रॉब्लम करवा चुके हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर जाके देखें। तो टोटल डेरिवेटिव रूल पे आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा फाइंड टोटल डेरिवेटिव, या फिर फाइंड ऐसे करके कुछ भी दे दिया जाएगा du by dt। यहाँ पे भी आपको पता था कि u इक्वल टू होता था आपका x, y, और फर्दर आपका x इक्वल टू x ऑफ t और y इक्वल टू y ऑफ t, मतलब t का फंक्शन रहता था, और आपको बोलता था du by dt मतलब कंप्लीट डेरिवेटिव या फिर टोटल डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोलता था। प्रॉब्लम हम करवा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो इससे भी रिलेटेड जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब इसके बाद देखते हैं। अब देखिए आपका पार्शियल डेरिवेटिव का ही एक आपका टॉपिक है जो कि आपका हर एग्जाम में ही आता है, समझ के चलिए जितना बार भी एग्जाम होता है, वो है आपका जैकोबियन। देखिए जैकोबियन के भी हम प्रॉब्लम्स करवा चुके हैं। तो जैकोबियन का प्रॉब्लम नॉर्मली ऐसे वाले भी जो प्रॉब्लम होते हैं, डो ऑफ x, y, z बाय डो ऑफ u, v, w। तो इसका मतलब यही है कि फाइंड द जैकोबियन ऑफ x, y, z विद रिस्पेक्ट टू u, v, w रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे केस में आपका कैसा प्रॉब्लम आ सकता है, एक तो फाइंड द जैकोबियन वाला, और या फिर प्रूफ करने के लिए दे दिया जाएगा कि इतना इक्वल टू सम वैल्यू। तो आपको प्रूफ करना होगा, आपको पता है, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट लेते हैं और डो x बाय डो u, डो x बाय डो v और डो x बाय डो w। सिमिलरली आपका जो है इसी तरह से y के लिए होगा डो x बाय डो y बाय डो u, डो y बाय डो v और डो y बाय डो w, और सिमिलरली z के लिए होगा डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना आता है, रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, आपको जैसे करना है आप वैसे लेके इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब इस मॉड्यूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चों को वो टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, वो है आपका मैक्सिमा मिनिमा। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा जो है, आप लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है आई थिंक क्लास 12 में था आपका, क्लास 12 में आपका मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट था। तो वहां पे आप लोगों ने सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है आपका सिंगल वेरिएबल के लिए नहीं आने वाला है। यहाँ पे जो है आपका दो वेरिएबल, कहने का मतलब मान के चलते हैं x, y, तो दो वेरिएबल के लिए आने वाला है। वर्किंग प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए मैक्सिमा मिनिमा का। और मैक्सिमा मिनिमा में तो आप जो है प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसा नहीं हो कि कोई नया प्रॉब्लम आ जाए और आप सॉल्व ना कर पाए। इसलिए जो है आप इस पे ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और ये नहीं कि आप देख के सॉल्व करें। शुरुआत में अगर आपसे नहीं बन रहा है तो देख के कीजिए, लेकिन खुद से कम 5 से 6 क्वेश्चन करके जाइए और लास्ट में आंसर तक पहुंचिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखने से बहुत लोगों को लगता है कि अरे ये तो बन ही जाएगा, ये तो बहुत सिंपल है, तो देख के छोड़ दीजिए। लेकिन आप जो घर पे जो आप प्रैक्टिस करते हैं वही आपका एग्जाम में भी जो है, वही आपका जो भी प्रैक्टिस किए हुए वही आपका बाहर निकलेगा दिमाग से, जो आपने प्रैक्टिस किया घर पे। इसलिए घर पे भी आप ठीक वैसे ही प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम में ही लिख रहे हैं और एग्जाम में ही अगर आपको यही क्वेश्चन आता तो आप कैसे सॉल्व कर रहे होते, यही मान के चलिए। इसीलिए जो है प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। रीडिंग करने से आपको क्या होगा कि सिर्फ आप देख लीजिएगा, अच्छा ये फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन है और ये ऐसे बनता है, तो उससे आपका क्या होगा कि देखिए एग्जाम में गलती करने से बेहतर है कि आप घर पे गलती करें। और गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सेम गलती को बार बार दोहराना वो गलत बात है। तो इसलिए जो है आप लोग घर पे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। आप किसी से भी पूछिएगा तो जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं और डायरेक्ट जाके सोचते हैं कि एग्जाम में हम जाके डायरेक्ट लिखेंगे, तो उनका गलती होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा रहता है उनके कंपेरिजन में जो प्रैक्टिस करके जाते हैं। इसलिए आप प्रैक्टिस करके जरूर जाए। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम मिनिमा का। मैक्सिमम मिनिमा में आपको पता था कि हम क्या करते थे, ए बी सी या फिर आर एस टी फाइंड करते थे, और उसके बाद फिर आपको पता है आरएसटी आपका क्या क्या होता था। आप वर्किंग प्रोसीजर देख सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाले। और ये आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर लेते थे, ये लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 वो चेक करते थे। फिर आर का वैल्यू पे डिपेंड करता था कि मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम, जो पॉइंट मिलता था। वर्किंग प्रोसीजर हम नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम मिनिमा से जो है प्रॉब्लम आ सकता है। आ सकता है क्या मतलब, उसको सारा टॉपिक कवर करना ही है तो आना ही आना है। तो इसलिए आप मैक्सिमम मिनिमा से आप जितना भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर, आप सॉल्व करके आप खुद को प्रैक्टिस करना है तो आप वहां से कर सकते हैं, या फिर लास्ट में तो आपका मॉडल पेपर है। तो ये हो गया आपका पूरा मॉड्यूल 2 का सारा टॉपिक हो गया। इसके बाद अब हम मॉड्यूल 3 देखेंगे। तो अब हम मॉड्यूल 3 का जो पैटर्न है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए मॉड्यूल 3 जो है आपका, तो मॉड्यूल 3 में आपको पता है कि आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मॉड्यूल 3 में जो है आपका, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपका डिग्री हायर डिग्री का हो सकता है, लेकिन ऑर्डर आपका 1 रहेगा। कहने का मतलब है कि dy by dx के फॉर्म में रहेगा आपका इक्वेशन
तो वो जो है वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें भी अलग अलग तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहला आपको पता है कि सबसे पहला आपका क्या है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम आपको करवा चुके हैं कि जो है आपका dy बाय dx प्लस p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ y की जो p dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में रहता है। तो कैसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम आपको प्रॉब्लम करवा चुके हैं। तो ये हो गया आपका बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इवन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने आएगा तो आपका मे भी चांसेस बहुत ही कम है, नहीं कहीं बराबर, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं वो यूज हो ही रहा होता है। यानी कहने का मतलब है आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको जो है प्रॉब्लम्स में जो है आपको बाद में वेरिएबल सेपरेट करके आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना होता है। क्योंकि इसके बाद बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद इक्वेशन रिड्यूसिबल टू आपका एग्जैक्ट फॉर्म बताए थे आपको, कैसा फॉर्म में रहता है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो ऐसा वाला डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको पता है कि आप जो है यहाँ पे डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स फाइंड करते थे। वर्किंग प्रोसीजर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स फाइंड करते थे। दोनों का वैल्यू अगर इक्वल है तो फिर आपको सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो पता है। और जब अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या करते थे कि दोनों का डिफरेंस लेते थे। फिर डिफरेंस लेने के बाद क्या करते थे कि डिफरेंस जो है आपका जिसके क्लोज जा रहा होता था, मतलब अगर n के क्लोज जा रहा है तो आप n से डिवाइड कर दीजिए, m के क्लोज जा रहा है तो m से डिवाइड कर दीजिए, फिर आपका वो एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाता था। और फिर आपको नॉर्मल जो है जो सॉल्यूशन लिखने का तरीका था उस तरीके से आपको एग्जैक्ट फॉर्म वाला जो था तो इस पे बेस जो है आपका प्रॉब्लम एग्जाम में आपका आ सकता है। तो ये हो गया आपका पहला टॉपिक हो गया बर्नौली, और दूसरा टॉपिक हो गया आपका एग्जैक्ट फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, बोले तो m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए सब एक जो होता है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, जहां पे भी आपका आएगा किसी भी मॉड्यूल में आप चले जाइए, जहां पे भी एप्लीकेशन बेस्ड कुछ भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में कंफर्म है कि आपका प्रॉब्लम आना ही आना है। तो अब हम बात करें कि मॉड्यूल 3 में आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्या है। तो आप सब लोगों को पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है वो है आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से समझ के चलिए कि आपका एक न्यूमेरिकल जो है आपका कंफर्म आना ही आना है, और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको एक लाइन का जो फॉर्मूला है वो आपका किसी भी टेम्परेचर टी पे जो है किसी भी टाइम टी पे जो है आप टेम्परेचर बॉडी का फाइंड कर रहे होते हैं, कैसे डिफरेंस लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का पावर लेते हैं। तो देखिए उसमें भी बहुत बच्चों को क्या होगा कि आप फॉर्मूला याद करके चले जाइएगा और आप बोलिएगा कि यार फॉर्मूला याद है तो हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप करके ही जाइए, और 2 क्वेश्चन वो भी देख के नहीं करना है। आपको अपने कैलकुलेटर पे भरोसा जताना होगा, क्योंकि प्योरली जो है आपका ये कैलकुलेशन बेस्ड है। तो आप 2 क्वेश्चन लीजिए, जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिखिए और एकदम आंसर के लास्ट तक पहुंचिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई बताने नहीं जाएगा कि ये आपका आंसर सही है कि गलत है कि क्या है। वो आप पे निर्भर करता है, आपने कैलकुलेटर में क्या टाइप किया है उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत बच्चे जो है लास्ट दिन हम ऐसा भी देखे हैं कि बहुत बच्चे का क्या होता है कि आपको कैलकुलेटर में पता ही नहीं है कि कहाँ पे जो है आपका ई कहाँ से टाइप होता है, कहाँ से आप पावर वाला फॉर्म ले रहे हैं। बहुत बच्चों को ये बेसिक्स पता, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड रहता है, तो इसलिए एटलीस्ट आप कैलकुलेटर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आप देख के जाइए अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप सीधा एग्जाम के दिन ही अपना कैलकुलेटर खोल रहे हैं और वहां जाके फिर आप हैरानी से देख रहे हैं अपने कैलकुलेटर में कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला जो ई है वो आपका कहाँ गायब हो गया। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। और इसके बाद जो आपका एक और टॉपिक है वो हम एप्लीकेशन में ही आता है, वो है आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करना। तो देखिए आप लोगों को पता है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में भी एक क्वेश्चन आता है आपका, फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, और कर्व्स का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। या फिर दूसरा तरीके का क्या क्वेश्चन होता है इसमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में, आपको कर्व दिया हुआ रहेगा और आपको बोल देगा कि प्रूफ करो कि वो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। तो देखिए हम यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल कैसे प्रूफ होता है वो आप सब लोगों को पता है, तो आप वहां पे वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक, वो है आपका इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी फॉर्म। तो आपको पता है कि P का मतलब आपका क्या होता है, P का मतलब होता है आपका dy बाई dx।
तो प्रॉब्लम हम करवा चुके हैं इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी के लिए। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जो है हम पी का वैल्यूज निकालते हैं, फिर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। इसी में ही आपका एक जो है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर होगा जब आप क्लैराइड्स इक्वेशन पे बेस्ड और आप इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है 3-4 प्रॉब्लम जब आप कीजिएगा, तभी आपका इन दोनों के बीच बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, तो तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा जब आप इस पे बेस्ड ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम, कहने का मतलब कम से कम 4-5 प्रॉब्लम करके जाइए और इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आप करके जाइए, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा कि कब आपको जो है क्लैराइड्स इक्वेशन के थ्रू आपको सॉल्व करना है, कब आपका ऐसा वाला फॉर्म। और आपको पता है कि यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन आपको फाइंड करने बोल सकता है, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने बोल सकता है। प्रॉब्लम हम भी करवाएं तो वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो ये था आपका मॉड्यूल 3 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर का सिर्फ। यहाँ पे हम सारा टॉपिक लिख चुके हैं, तो आप समझ के चलिए कि हर एक टॉपिक पे बेस्ड एक प्रॉब्लम तो कम से कम आना ही, क्योंकि उसको एग्जामिनर को सारा टॉपिक कवर करना है। तो अब हम इसके बाद मॉड्यूल 4 देखेंगे। तो अब हम मॉड्यूल 4 देखने जा रहे हैं कि मॉड्यूल 4 में जो है आपका कौन कौन सा टॉपिक है और कैसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो देखिए मॉड्यूल 4 जो है आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही जो है आपका हायर ऑर्डर वाला फॉर्म, हायर ऑर्डर बोले तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फिर फोर्थ ऑर्डर भी आपका मैक्सिमम है, उससे ज्यादा आपका ऑर्डर इंक्रीज नहीं करेगा, तो वैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपको प्रॉब्लम पता है कि y इक्वल टू yc प्लस yp जो आप फाइंड करते थे, जो आप जनरल सॉल्यूशन लाते थे, और आपको पता है जहां पे आपका yc क्या था, आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोले तो cf, और आपका yp क्या था, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोले तो pi। तो जब आपका जो है, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो और RHS जो है आपका वो इक्वल टू 0 हो, तो RHS इक्वल टू 0 हो तो वैसे केस में सिर्फ आपका CF आता है, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फाइंड करने का तरीका आपको पता है। सबसे पहले जो है आपको कैपिटल D का मतलब पता है कि क्या होता था, d/dx। फिर आप क्या करते थे, d को रिप्लेस कर देते थे m से, तो आपको कुछ ऑक्सिलियरी इक्वेशन आ रहा होता था, और ऑक्सिलियरी इक्वेशन कुछ भी मान लेते हैं, m² प्लस 3m माइनस 2 ऐसे करके कुछ आ रहा होता था। फिर वहां से आप रूट्स फाइंड करते थे। कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, क्यूबिक आ सकता है या फिर बाय क्वाड्रेटिक आ सकता है। सॉल्व करने का तरीका हम बता चुके हैं। फिर आपका रूट का नेचर पे डिपेंड करेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। बोले तो yc इक्वल टू, जब आपका रूट्स जो है डिफरेंट आता था तो आपको पता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x एंड सो ऑन, जितना भी रूट है ऐसे डिफरेंट रूट वो आपका चलता रहेगा। फिर आपका रूट्स जब आपका रियल और इक्वल आ रहा होता था तो c1 प्लस c2x और e टू द पावर जो भी रूट है वो और x, ये हो गया। और फिर आपका था p प्लस माइनस आई क्यू वाला फॉर्म के लिए, तो आपको पता है कि cos qx प्लस sin qx और e टू दी पावर px। तो ये आपका जो है 3 रिजल्ट जो था आपका, आप रूट्स के लिए देख के जाइएगा कि कौन कौन सा जो है आपका फॉर्मूला होता है yc के लिए, जब रूट्स आपका इक्वल है, डिफरेंट है और इमेजिनरी है, तो उसके लिए जो है आप लोग देख के जाइएगा। तो ये हो गया आपका। जब आपका RHS 0 था तो देखिए RHS 0 था तो सिर्फ आपको CF फाइंड करना था, बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और RHS जब नॉट इक्वल टू 0 था तो ये तो आपको फाइंड करना ही है, साथ में PI बोले तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना है। तो जब आपका RHS नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसमें भी पर्टिकुलर इंटीग्रल का 3 ही फॉर्म होता है। तो तब आपका RHS किस फॉर्म में रहेगा, RHS इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर आपका अलजेब्रिक। तो यही आपका, यही 3 फॉर्म में रहता है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएं तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्सपोनेंशियल में क्या करते थे, d को रिप्लेस करते थे a से, बोले तो e टू दी पावर ax बाय f ऑफ d, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। यहाँ पे हम d को रिप्लेस कर रहे होते थे a से। अगर आपका डिनोमिनेटर नॉट 0 रहता था तो ठीक, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 रहता था तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते थे और न्यूमरेटर में ये x से मल्टीप्लाई हो जाता था। फिर से हम d की जगह a रखते थे। फिर अगर फाइनाइट वैल्यू आ रहा है डिनोमिनेटर में तो ठीक, नहीं आया तो फिर से डिफरेंशिएट d के रिस्पेक्ट में और एक x और आपका मल्टीप्लाई हो जाता था न्यूमरेटर में। तो ये आपका था e टू दी पावर ax वाला बाय f ऑफ d का फॉर्म। फिर जब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक बोले तो साइन और कॉस ही रहेगा, तो साइन कॉस बाय f ऑफ d का फॉर्म। तो वैसे केस में भी आपको पता है कि d स्क्वायर को रिप्लेस कर देते माइनस a स्क्वायर से। सेम अप्रोच लगेगा। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 है तो फिर से आपको वही डिफरेंशिएट करना है, न्यूमरेटर में उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। तो यही अप्रोच यहाँ पे भी रहेगा। और अलजेब्रिक में भी आपको पता है, अलजेब्रिक में डिवाइड कैसे करते थे। पहले हम लिखते थे अलजेब्रिक में जब डिवाइड कर रहे होते थे तो यहाँ पे जो टर्म रहता था आपका, इसको हम लोग इंक्रीजिंग पावर ऑफ d में लिखते थे। इंक्रीजिंग पावर ऑफ d बोले तो ये ऐसे करके,
और यहाँ पे जो हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स में लिखते थे, मतलब ऐसे फॉर्म में मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लिखते थे, आप लोगों को पता है वर्किंग प्रोसीजर। आप जब आप उस पर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ऐसे प्रॉब्लम में, वो क्या करते हैं कि yc को फाइंड कर दिया अलग, yp को फाइंड कर दिया और बस वहीं पे छोड़ देते हैं। ये बहुत ही बड़ा मिस्टेक है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपका बहुत ही इजीली जो है कोई भी 1 से 2 मार्क्स आपका इजीली काट सकता है। तो फाइनल जो सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जो होता है आपका, जनरल सॉल्यूशन का बात करें तो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू yc प्लस yp होता है। आपने yc का वैल्यू फाइंड किया, आपने yp भी फाइंड किया, तो yc और yp को सिर्फ आपको ऊपर में ही सजा के नहीं लिख देना है कि yc ये आया yp ये, आपको फाइनल रिजल्ट में फिर से आपको सब्स्टिट्यूट करना है और yc प्लस yp के फॉर्म में लिखना है। बस आपको एक लाइन थोड़ा सा आपको पेन ज्यादा चलाना है और आप इजिली जो है फुल मार्क्स आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर का, जहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना होता है। इसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो देखते हैं। तो देखिए इसके बाद जो आपका सेकेंड टॉपिक था वो था आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, शॉर्ट फॉर्म में MVP लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो कॉमन डाउट होता है कि कब हमको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो है आपका इजीली गिवन रहता है कि सॉल्व यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहता है तरीका क्या है सॉल्व करने का। आप जाके वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे हम रॉन्स्कियन फाइंड करते थे, फिर कैसे इंटीग्रेट करके फिर आपका जो है ये ए और बी का वैल्यू फाइंड करके और वापस से सब्स्टिट्यूट करते थे। तो वो आप कंप्लीट जो है वीडियो बना हुआ है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वहीं से आपको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व होता है आपको पता चल जाएगा। तो देखिए इसके बाद जो है आपका दो टॉपिक है, एक दूसरे के ही साथ चलता है, आपको पता है वो क्या है। पहला तो है आपका लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा इसी में एक केस है आपका, वो है आपका कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे आप जो है ax प्लस बी को आप जो है क्या लॉग की या फिर जो भी आप कंसीडर करते हैं आपको पता है, या फिर e टू द पावर x प्लस बी को जो है आप ये सॉरी ax प्लस बी वाला ऐसा वाला फॉर्म में रहता था, ax प्लस बी होल स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर प्लस ax प्लस बी इंटू dy बाई dx प्लस y इक्वल टू समथिंग सम फंक्शन है आपका। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, वो आपका आता था लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन में और कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, जहाँ पे कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन में आई थिंक जो है आपका a1 हो जाता था और b 0 हो जाता था। तो हम कैसे उसको सॉल्व करते थे, पूरा वर्किंग प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप और प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करके बताए हुए, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो इससे भी रिलेटेड जो है आपका एग्जाम में प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो देखिए सारा टॉपिक कवर करना है, तो देखिए आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपको बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप सारा टॉपिक पढ़ के जाइए, और अगर आप मतलब थोड़े से कमजोर है, देखिए कमजोर और तेज मेरी नजर में कुछ नहीं होता है, वो आप खुद होते हैं जो अपने आप को कमजोर और तेज बनाते हैं। तो हर एक आदमी का दिमाग सेम रहता है, बस उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। तो इसलिए आप ज्यादा अच्छा से यूटिलाइज करिएगा तो आप भी जो है सारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर आपको वर्स्ट केस है, देखिए पहले तो मैथमेटिक्स का पेपर है, तो मैथमेटिक्स का पेपर में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आप छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि लगभग जो भी टॉपिक है वो आपका मतलब बहुत ही इजीली आप उसका वर्किंग प्रोसीजर समझ सकते हैं अगर आप 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए तो। और आप एग्जाम में भूलने के भी चांसेस नहीं रहते कि आप भूल जाइए कैसे, ऐसा कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में। तो ऐसा आप थ्योरी के एग्जाम में हम मान सकते हैं कि थ्योरी के एग्जाम में आप उतना सारा टॉपिक पूरा जो है आपका दिमाग में लोड नहीं हो पा रहा है, आप नहीं उतना चीज याद कर पा रहे हैं। तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप वर्स्ट केस में हर एक चैप्टर से जो है आपका कम से कम नहीं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही टॉपिक छोड़ के जाइए। आपको फायदा किस चीज का मिलेगा, और का क्वेश्चन का। तो और का क्वेश्चन बना ही किस लिए, और का क्वेश्चन इसीलिए बना है कि उसमें से आपको जो बेस्ट तरीके से आ रहा है, जो अच्छे से याद है, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, वही आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। तो इसीलिए आप हर एक मॉड्यूल से सिर्फ एक ही टॉपिक छोड़ सकते हैं। हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मेरे हिसाब से तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, हम थ्योरेटिकल पेपर की बात कर रहे हैं। अब देखिए बहुत लोगों का बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
या फिर बहुत लोग बोलते हैं कि अगर हम मॉडल पेपर सॉल्व कर लें तो क्या हम 80 प्लस या 90 प्लस, या फिर ऐसा, या फिर कुछ लोग ऐसा बता देते हैं कि यही प्रॉब्लम करके होती है, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, कोई नहीं गेस कर सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है या फिर नहीं। आपका इंटरनल एग्जाम नहीं चल रहा है कि आपके जो है कॉलेज के प्रोफेसर बोल रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक पढ़ के और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जैसे बच्चे लोग क्लास में पूछते हैं, तो वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक्सटर्नल एग्जाम है। किसने पेपर सेट किया पूरा यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी को भी पता नहीं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, और अपने आप में जो है ये आपके क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। कहने का मतलब है कि आप जब कह रहे हैं कि हम अगर मॉडल पेपर सॉल्व करके जाएं तो देखिए मॉडल पेपर सॉल्व आप पूरा करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप याद करके थोड़ी ना कोई मैथ्स में जाता है कि याद करके पूरा मॉडल पेपर जा रहे हैं और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगर हम आपको सिखा दिए कि 2 + 2 = 4 होता है, वो हम आपको सिखा चुके हैं। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में यही ना पूछेगा कि 2 + 3 = क्या होगा, इससे बाहर का चीज तो पूछेगा नहीं, सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगे, बनाने का तरीका तो वही रहेगा। इसलिए याद करके कुछ नहीं जाना है कि यही प्रॉब्लम आएगा, यही न्यूमेरिकल डेटा दिया हुआ रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाना है मॉडल पेपर रेफरेंस के लिए, और उसका हम जो है सारा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इवन हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो है जो भी आपका कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, जो भी वर्किंग प्रोसीजर होता है, वो हम सबसे पहले इसीलिए डिस्कस करते हैं, ताकि आपका सिर्फ उससे ये नहीं देखा जाए कि वो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है तो उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया, बल्कि उससे रिलेटेड कोई और भी प्रॉब्लम आए तो वो आपका एग्जाम में इजीली सॉल्व हो सके। इसलिए हम उसका वर्किंग प्रोसीजर पहले बताते हैं, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बोल के स्किप कर जाते हैं कि आप जाके पिछला वीडियो देखिए जहां पे हम इसका वर्किंग प्रोसीजर या फिर इससे रिलेटेड हम थ्योरेटिकल बातें बताए हो, तो वो आप जाके देखिए। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं, और हम प्रॉब्लम के थ्रू इसीलिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम के थ्रू कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान होता है। तो ये था आपका मॉड्यूल 4। अब हम देखेंगे मॉड्यूल 5। देखिए मॉड्यूल 5 हम कहेंगे, देखिए मुझे पर्सनली जो है मॉड्यूल 5 पसंद नहीं, क्योंकि जहां पे भी ज्यादा कैलकुलेटर का खेल होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक मुझे पसंद नहीं आता है। लेकिन पसंद ना पसंद से तो चलेगा नहीं। एग्जाम में जो है आपका जो भी क्वेश्चन सेट कर रहा है वो तो आपका घर वाला है नहीं कि आपके पसंद ना पसंद से चले कि आपको ये पसंद नहीं है तो हम ये टॉपिक एग्जाम में नहीं देंगे। दुनिया वाले बहुत ही जालिम है, सारा तरह से वो जो है हर एक तरह का क्वेश्चन वो पूछेंगे ही। तो देखिए आपका जो मॉड्यूल 5 में आपका लीनियर अलजेब्रा है, सबसे इजी मॉड्यूल कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो आप लोग जो है घर से प्रैक्टिस करके जाइए। तो पहला टॉपिक जो है आपका लीनियर अलजेब्रा में वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम आपको उस पर वीडियो बना चुके हैं। आई थिंक हम 3 क्वेश्चन करवाएं। तो डायरेक्ट आपका सिर्फ एक ही फॉर्म में रैंक फाइंड करने का, वो है आपका एक्लन फॉर्म। तो एक्लन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना रहता है मैट्रिक्स को रो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करके, और जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होते हैं वही आपका रैंक हो जाता है मैट्रिक्स का। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक एप्लीकेशन है, वो है आपका कंसिस्टेंसी चेक करना। कंसिस्टेंसी चेक करना कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो आपका कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, आपको पता है कि हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं। वर्किंग प्रोसीजर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। जब आपका मान लेते हैं कि रो ऑफ ए बोले तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू आपका रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है, तो इसका मतलब जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंट में 2 केस, यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी। यूनिक कब होगा, ये इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स है तो आपका सॉल्यूशन यूनिक होगा, और यही अगर आपका लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो ये आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब आपका रो ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रो ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। तो ऐसे केस में ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है, टेस्ट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, या फिर चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो आपको पता है रैंक फाइंड करना है, फिर कंपेयर करने का तरीका बता दी, ऐसे ही आपको चेक करना है। या फिर एक और क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू वाला, कि सिस्टम फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट या फिर हैव यूनिक सॉल्यूशन, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो वैसे भी आप क्वेश्चन करके जाइए। तो ये हो गया आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके बाद जो है आपका, इसके बाद जितना भी आपका जो है टॉपिक है सबका प्री डिफाइंड वर्किंग प्रोसीजर है, और आपका कैलकुलेशन का खेल है पूरा। कुछ में तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन में आप कहे तो इनडायरेक्टली कहें तो आप जो है आंसर पता कर सकते हैं। तो आपका जिसमें आपका पहला टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड।
देखिए गॉस एलिमिनेशन मेथड वर्किंग प्रोसीजर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब आप गॉस एलिमिनेशन मेथड या फिर किसी भी मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं और मान लेते हैं कि इक्वेशन में आपका एक्स वाई जेड 3 अननोन था या फिर x1 x2 x3, तो आपने वैल्यू फाइंड कर लिया। तो अब आपको चेक करना है कि आपने जो वैल्यू फाइंड किया है वो आपका सही है कि नहीं। तो कुछ भी वैल्यू आया है तो ये वैल्यूज को आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें ये वैल्यूज रख के देखिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है तो तीनों में रख के देखिए कि आरएचएस के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आरएचएस के इक्वल आ गया तो आपका जो है एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका सही आया। और देखिए इवन आपके कैलकुलेटर में आप जवाब देखिएगा तो एक ऐसा वाला फैसिलिटी आपका दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ एबीसी मतलब कोफिशिएंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनली जितना भी इक्वेशन है सारा इक्वेशन के लिए आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, फिर आपका फाइनल वैल्यू दे देगा। तो वहां से भी आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करवा सकते हैं कि आपका वैल्यू जो है सही आया है कि नहीं है। कॉमन मिस्टेक जो ऐसे प्रॉब्लम में बच्चे करते हैं वो है क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। तो क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो सबसे कॉमन मिस्टेक है प्लस और माइनस का। क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है, आपने गलती से माइनस लिख दिया, पूरा प्रॉब्लम गलत हो गया, या फिर कोफिशिएंट आपने गलत छाप दिया अपने कॉपी में। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद जो है इसी का बड़ा भाई था आपका, क्या था वो, गॉस जॉर्डन मेथड। वर्किंग प्रोसीजर हम नहीं बताने वाले, यहाँ पे भी वही एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है, सिर्फ मेथड का नाम बदला, आंसर चेक करने का तरीका आपको बता चुके हैं और इवन हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको हम चेक करके बताते भी हैं कि कैसे चेक होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका गॉस सीडल मेथड। तो देखिए गॉस सीडल मेथड पूरा वर्किंग प्रोसीजर, पूरा का पूरा कैलकुलेटर का खेल है। मैनुअली अगर आप करने जाइएगा 4 डेसिमल तक वैल्यू अगर आप फाइंड कीजिएगा तो आपको आई थिंक गॉस सीडल मेथड सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 30 मिनट्स लग सकता है। इसलिए सबको कैलकुलेटर, खुद का कैलकुलेटर लेके जाना है, दूसरे का कैलकुलेटर अलाउ नहीं करते हैं एग्जाम में, इसलिए खुद का कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो लेके जाना है। इवन आप अपना बैटरी भी चेक करके जाइए कैलकुलेटर का, क्योंकि कभी कभी होता क्या, अगर उसका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो कैलकुलेटर इनकरेक्ट रिजल्ट भी देने लगता है। इसीलिए कुछ कुछ वैल्यूज के लिए आप खुद से मैनुअली भी वेरीफाई करके देख लीजिए कि आपका कैलकुलेटर ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। और ये आपका पूरा कैलकुलेटर पे बेस्ड है। तो ये है आपका गॉस सीडल मेथड। इसके बाद जो है आपका लास्ट टॉपिक वो है आपका रैलीज पावर मेथड। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं आपको पता है, और आपको ये भी पता है कि कितना इटरेशन करते हैं। जैसे गॉस सीडल में आपको पता है कि अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया हुआ है कि कितना इटरेशन करना है तो आपको पता है कि 4 इटरेशन तो करना ही है, और अगर क्वेश्चन में दे दिया तब तो बहुत अच्छी बात है। और आपको सिमिलरली रिलीज पावर मेथड में अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कम से कम आपको 6 इटरेशन तो करना ही है, और अगर आपका दे दिया है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और डेसिमल आपको कितना प्लेस तक लेना है, 4 डिजिट लेना है आपको डेसिमल के बाद, कम से कम 4 डिजिट। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आपको उतना डिजिट तो लेना है। तो आई थिंक जो है आपको ये कंप्लीट ओवरव्यू हम मान के चलते हैं आपको मिला होगा मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल 5 तक का। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू।